कुरान की एक सूरत है सूरह रूम, जो उस जमाने की एक सुपर पावर के बारे में नाजिल हुई, द ग्रेट रोमन एम्पायर के बारे में। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि कुरान में बार बार ऑलमोस्ट हर जमाने के सुपर पावर्स डिस्कस किया गया है, जैसे कि जुल्करनैन, फिरौन, नमरूद। मतलब एज अ मुस्लिम अपने दौर के सुपर पावर्स को समझना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। और आज हमारे दौर का सुपर पावर है अमेरिका। America great again. We all know कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद उनके 4 अजीम खुलफा ने पहली बार मुसलमानों की इस छोटी सी एम्पायर को दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर बनाया। लेकिन सिर्फ 30 साल के बाद ये खिलाफत राशिदा खत्म कर दी गई और मुसलमानों की ये एम्पायर एक खानदान बनु उमैया के कंट्रोल में आई, जिन्होंने आते ही इस इस्लामिक एम्पायर को आने वाले सालों में और भी ज्यादा बढ़ाया और इसकी एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी भी बनाई। लेकिन इसी बनु उमैया के दूसरे बादशाह यजीद बिन मुआविया के दौर में इस्लाम की तारीख का सबसे दर्दनाक वाकया पेश आया, करबला, जिसमें यजीद की फौज ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली अहले बैत के बहुत सारे लोगों को बहुत ही बेरहमी से शहीद किया। करबला के वाकये के बाद अगले 70 साल तक उमैया खानदान से कोई भी बादशाह ना छीन सका और ये आराम से मुसलमानों की इस पूरी एम्पायर पर हुकूमत करते रहे। लेकिन इन 70 सालों में करबला का दुख मुसलमानों के दिलों से ना निकल सका और जैसे जैसे इस्लाम फैलता गया, करबला का गम आहिस्ता आहिस्ता गुस्से में बदलने लगा। इसके अलावा एक मसला ये था कि बनु उमैया के दौर में सिर्फ अरबों की इज्जत और बाकी कौमों को कोई अहमियत नहीं दी जाती और उन्हें ऐसे ही ट्रीट किया जाता था जैसे आज अरब ममालिक में पाकिस्तानियों और इंडियंस को ट्रीट किया जाता है। आखिर 70 साल बाद बनु उमैया की इन्हीं गलतियों की वजह से लोग बनु उमैया के इतने खिलाफ हो गए कि एक और खानदान अब्बासी खानदान को मौका मिला कि वो बनु उमैया के खिलाफ बगावत कर सके। कहा जाता है कि अब्बासी खानदान के लोग हर शहर में जाकर वहाँ के लोगों को करबला के वाकयात की याद दिलाते थे, जिससे लोगों में बनु उमैया खानदान के लिए गुस्सा और भी बढ़ जाता था। आखिर अब्बासियों ने इसी गुस्से को यूज करके उमैया खानदान की हुकूमत को हमेशा के लिए खत्म कर दिया और इस तरह अब दुनिया में एक नई खिलाफत पैदा हुई, अब्बासी खिलाफत। इस अब्बासी खानदान के पहले खलीफा ने आते ये हुक्म दिया कि जहाँ भी उमैया खानदान का कोई भी बंदा नजर आए उसकी गर्दन उड़ा दी जाए, चाहे वो इस हुकूमत का हिस्सा हो या ना हो, किसी को भी नहीं छोड़ना। खलीफा के इस हुक्म के बाद अब्बासी फौज पूरे इस्लामिक एम्पायर में फैल गई और उन्होंने बनु उमैया के एक एक बंदे को ढूंढ ढूंढ कर मारना शुरू किया और इस तरह बनु उमैया के लाखों लोग मारे गए। लेकिन इस सब के बाद भी अब्बासियों का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। अब्बासी सीधा बनु उमैया के कैपिटल की तरफ गए, क्योंकि उनके कैपिटल दमास्कस में बनु उमैया के सारे बादशाहों की कब्रें थी। तो अब्बासियों ने इन बादशाहों की डेड बॉडीज को उनके कब्रों से निकाला और फिर उन्हें कोड़े मारकर आग लगा दी, सिवाय बनु उमैया के एक खलीफा के, उमर बिन अब्दुल अजीज, जिनकी कब्र को अब्बासियों ने बिल्कुल ठीक ठाक रहने दिया। बनु उमैया खानदान के जो लोग बच गए उन्हें पता था कि अब यहाँ रहना इम्पॉसिबल है, तो वो इस इस्लामिक एम्पायर को छोड़कर वेस्ट की तरफ भागने लगे और अब्बासी खानदान इनका पीछा करने लगा। बनु उमैया पहले इजिप्ट की तरफ गए, फिर वहाँ से लीबिया, अल्जीरिया और आखिर मोरक्को तक पहुंचे, लेकिन यहाँ भी अब्बासियों ने इनका पीछा नहीं छोड़ा। अब उमैया खानदान के लोगों के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो वो मजबूरन इस समंदर को क्रॉस करके स्पेन में एंटर हुए। स्पेन इससे कई साल पहले मुसलमान फतह कर चुके थे, तो बनु उमैया ने वहाँ के मुसलमानों से दोबारा स्पेन को फतह किया और अगेन वहाँ पर उमैया खानदान की एक नई हुकूमत बनाई। और इस तरह मुसलमान जो अब तक एक ही खिलाफत के अंडर रहते थे, पहली बार 2 एम्पायर्स में डिवाइड हो गए। यहाँ स्पेन में, जिसे उस जमाने में उंदलस कहा जाता था, उमैया खानदान ने इतनी जबरदस्त एम्पायर बनाई कि स्पेन आने वाले सालों में दुनिया की सबसे जबरदस्त कंट्री बनी और अगले 800 साल तक कोई भी मुसलमानों से स्पेन दोबारा नहीं छीन सका। लेकिन मुसलमानों की स्पेन पर 800 साल की हुकूमत के बाद अब स्पेन मुसलमानों के हाथों से हमेशा के लिए निकलने वाला था, क्योंकि मुसलमानों के स्पेन के पास ही 2 छोटी छोटी क्रिश्चियन एम्पायर्स थी और ये दोनों अब तक हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। लेकिन अब अचानक एक एम्पायर के बादशाह किंग फर्डिनेंड ने दूसरी एम्पायर की क्वीन इजाबेला से शादी कर ली और इस रॉयल शादी के बाद इन दोनों एम्पायर्स की दुश्मनियां खत्म हो गई और ये दोनों मिलकर मुसलमानों के खिलाफ एक यूनाइटेड एम्पायर बने, जिसके बाद फर्डिनेंड और इजाबेला ने मिलकर मुसलमानों के स्पेन पर हमला कर दिया और लाखों मुसलमानों को शहीद करने लगे और मुसलमानों के साथ साथ यहूदियों को भी मारने लगे। स्पेन में क्रिश्चियंस ने मुसलमानों पर बहुत जुल्म किया, लेकिन वो जमाना आज की तरह नहीं था
कि दुनिया में मुसलमानों का कोई पूछने वाला ना हो, क्योंकि जैसे ही स्पेन में मुसलमानों पर जुल्म शुरू हुआ, उस वक्त के सुपर पावर उस्मानिया सल्तनत के बादशाह बयाजिद ने अपनी नेवी को फौरन स्पेन की तरफ भेजा कि वो वहाँ के मुसलमानों और यहूदियों को बचाकर उस्मानिया सल्तनत की तरफ लाए। और फिर स्पेन से आए हुए मुसलमानों और यहूदियों को ऑटोमन बादशाह ने खुद बहुत अच्छी तरह वेलकम किया और इन सब को अपनी एम्पायर उस्मानिया सल्तनत की सिटीजनशिप दी। इन सब लोगों को यहाँ वेलकम करने के बाद उस्मानिया सल्तनत के बादशाहों ने यूरोप के किए गए जुल्मों का बदला लेने के लिए उनके ट्रेडर्स पर एशिया और यूरोप के दरमियान सारे रास्ते बंद कर दिए। लेकिन यूरोपियंस इस सब के बाद अपने मिशन से पीछे नहीं हटे और आखिर साल 1492 में क्रिश्चियंस ने मुसलमानों को स्पेन से हमेशा के लिए निकाल दिया। बट वेट, इस सब का अमेरिका से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है 1492। जिस साल मुसलमानों को स्पेन से निकाला गया, एग्जैक्ट उसी साल 1492 में एक स्पेनिश बिजनेसमैन एक बहुत ही अजीब और यूनिक प्रपोजल लेकर बादशाह फर्डिनेंड और क्वीन इजाबेला के दरबार में हाजिर हुआ, जिसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। असल में उस्मानिया सल्तनत के बादशाहों ने यूरोप पर इतनी सख्त पाबंदियां लगाई थी कि अब यूरोप और एशिया के दरमियान सारे रास्ते बंद हो चुके थे, जिससे यूरोप के हालात बहुत खराब हो चुके थे, क्योंकि यूरोप एक बहुत ही सर्द इलाका था और वहाँ अपना कोई स्ट्रॉन्ग एग्रीकल्चर सिस्टम नहीं था और वहाँ की जमीन बहुत ही कम चीजें पैदा करती थी और यूरोप की सारी चीजें ज्यादातर चाइना और इंडिया से ही आती थी। लेकिन अब उस्मानिया बादशाह ने यूरोप पर सारे रास्ते बंद कर दिए थे और यूरोप के लिए अब इंडिया पहुंचना एक बहुत ही मुश्किल काम था, क्योंकि अब उन्हें इस छोटे से रास्ते के बजाय पूरे अफ्रीका को क्रॉस करके इंडिया तक पहुंचना था। और इस ट्रिप पर उनके बहुत ज्यादा पैसे खर्च होते थे, जिसकी वजह से यूरोप में महंगाई बहुत बढ़ चुकी थी और यूरोप के लोग बहुत ही गरीब हो चुके थे और इंडिया तक पहुंचना यूरोप के लिए बहुत ही लाजमी था, क्योंकि इंडिया के स्पाइसेस, सिनेमन, काली मिर्च और लौंग जैसे मसाले दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में से थे। सिर्फ अपने टेस्ट की वजह से नहीं, बल्कि ये मसाले उस दौर के मेडिसिन्स में भी यूज किए जाते थे और मोस्ट इम्पोर्टेंटली उस जमाने में दुनिया में फ्रिजेस और फ्रीजर्स नहीं थे, तो लोग इन्हीं मसालों को यूज करके खाने पीने की चीजों को खराब होने से बचाते थे। उस्मानिया सल्तनत के पाबंदियों के बाद अब यूरोप को इस छोटे से रास्ते की बजाय पूरे अफ्रीका को क्रॉस करके इंडिया तक पहुंचना पड़ता था। इस सफर पर उनका खर्चा भी बहुत होता था और बहुत सारी कश्तियां तबाह भी हो जाती थी। कोलंबस का प्लान ये था कि वो इंडिया की तरफ एक नया रास्ता ढूंढेगा, जिस रास्ते को उस्मानिया सल्तनत कंट्रोल नहीं कर सकेगी, और उसका ये आइडिया बादशाह और मलका दोनों को बहुत अच्छा लगा और इस तरह कोलंबस 3 कश्तियों के साथ पहली बार एक नई दुनिया की तरफ रवाना हुआ और बरमूदा ट्रायंगल को क्रॉस करते हुए ऑलमोस्ट 36 डेज के सफर के बाद कोलंबस की कश्तियां एक आइलैंड तक पहुंची। कोलंबस ने इस आइलैंड पर पहुंचते वहाँ कुछ ब्राउन कलर के लोग देखे, मतलब बिल्कुल हमारी तरह के लोग, और उसे लगा कि फाइनली हम इंडिया पहुंच चुके हैं। इसीलिए कोलंबस ने वहाँ सारे लोगों को इंडियंस का नाम दिया और कहा जाता है कि अपनी मौत तक कोलंबस यही समझता था कि ये सारे इलाके इंडिया ही हैं, बट ही वाज रॉन्ग। इससे कई साल बाद एक नए एक्सप्लोरर अमरीगो ने पहली बार ये ऐलान किया कि ये इंडिया नहीं बल्कि एक नई दुनिया है, और इसी अमरीगो की वजह से आज इन सारे इलाकों को अमरीका कहा जाता है। कोलंबस के बाद स्पेन से लोग अमेरिका की तरफ आते गए और यहाँ के लोकल लोगों को मारकर अपनी एम्पायर बनाने लगे। इसीलिए आज भी अमेरिका में सबसे ज्यादा स्पेनिश जबान ही बोली जाती है। स्पेन के बाद जब बाकी यूरोप को भी अमेरिका की इस नई दुनिया का पता चला, तो फ्रांस, ब्रिटेन और पोर्चुगल ने भी अपनी आर्मीज अमेरिका की तरफ भेजी और इसे कब्जा करने लगे। नाउ यहाँ तक पिछले 1000 साल से मुसलमान ही दुनिया के सुपर पावर थे, उमैया, अब्बासी, उस्मानिया। लेकिन अमेरिका की डिस्कवरी के बाद दुनिया में मुसलमानों की असल तबाही शुरू हुई, क्योंकि अमेरिका से पहले दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर उस्मानिया सल्तनत थी। लेकिन अमेरिका की डिस्कवरी के बाद उस्मानिया सल्तनत आहिस्ता आहिस्ता दुनिया की बड़ी एम्पायर्स के लिस्ट से ही निकल गई। ये नई दुनिया अमेरिका एक बहुत ही बड़ा इलाका था और यहाँ की जमीनें भी एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट जमीनें थी। लेकिन अब मसला ये था कि यहाँ के लोकल लोगों को तो यूरोपियंस पहले ही बीमारियों और जंगों से मार चुके थे, तो अब यूरोप को अमेरिका की जमीनों से फायदा उठाने के लिए कुछ ऐसे लोगों की जरूरत थी जो गरीब भी हो और ताकतवर भी। और उस जमाने में दुनिया में ऐसे लोग सिर्फ एक ही जगह पर थे, अफ्रीका। तो सबसे पहले ब्रिटिश अफ्रीका की तरफ गए और वहां से अफ्रीकन्स को कश्तियों में भर भर के अमेरिका की तरफ ले जाने लगे। इन लोगों को जबरदस्ती पहले अफ्रीका से किडनैप किया जाता था और फिर इन्हें कश्तियों में नीचे जंजीरों से बांधकर बिल्कुल जानवरों की तरह अमेरिका पहुंचाया जाता था। इसी तरह ब्रिटिश ऑलमोस्ट 3.1 मिलियन 31 लाख अफ्रीकन्स को गुलाम बनाकर अमेरिका की तरफ लाया।
लेकिन ये सिर्फ 31 लाख नहीं थे, क्योंकि इन अफ्रीकन को अमेरिका लाने के बाद ब्रिटिश हुकूमत ने एक नया कानून बनाया कि इन अफ्रीकन गुलामों के जो फ्यूचर में बच्चे पैदा होंगे वो भी ऑटोमेटिकली हम व्हाइट लोगों के गुलाम होंगे। और इस तरह ब्रिटिश ने इन ब्लैक स्लेव्स को यूज करके अमेरिका की इकोनॉमी को आहिस्ता आहिस्ता स्टेबल किया। लेकिन जैसे जैसे अमेरिका स्ट्रांग होता गया, ब्रिटिश और अमेरिकन के दरमियान लड़ाइयां शुरू होने लगी, क्योंकि यहाँ पर मसला ये था कि अब ब्रिटिश दो हिस्सों में डिवाइड हो चुके थे। एक वो अंग्रेज जो यहाँ ब्रिटेन में रहते थे और दूसरे वो जो कोलंबस के बाद पिछले 300 साल से अमेरिका में आबाद हो चुके थे। तो अब ब्रिटेन के अंग्रेजों ने अमेरिका के अंग्रेजों को हुक्म दिया कि अमेरिका की जमीनों से जितने भी प्रॉफिट्स मिलेंगे वो सब हमारे कैपिटल लंदन की तरफ भेजे जाए। लेकिन अमेरिका के अंग्रेजों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। अमेरिकन की इस बगावत से ब्रिटिश को बहुत गुस्सा आया और उन्हें सबक सिखाने के लिए ब्रिटिश ने अमेरिका की हर चीज पर, चाय, टोबैको, कॉटन पर हैवी टैक्सेस लगाए, जिससे अमेरिकन ने आखिर ये फैसला किया कि अब हम इन ब्रिटिश के अंडर और नहीं रह सकते और अपने लीडर जॉर्ज वॉशिंगटन के साथ अपनी आजादी की जंग शुरू की। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला था, क्योंकि जैसे ही अमेरिका की आजादी की जंग शुरू हुई, एट द सेम टाइम यहाँ से बहुत दूर ब्रिटिश की एक दूसरी कॉलोनी इंडिया के एक अजीम लीडर ने भी अपनी आजादी की जंग शुरू की और इस लीडर का नाम था टीपू सुल्तान। तो अब ब्रिटेन के पास दो ऑप्शंस थे कि या तो अपनी पूरी फौज के साथ इंडिया को बचाया जाए और या अमेरिका को। तो आखिर ब्रिटिश लीडर्स ने यह फैसला किया कि ज्यादा फौज अमेरिका नहीं बल्कि इंडिया भेजी जाए, क्योंकि उस जमाने में अमेरिका की इंडिया के सामने कोई हैसियत नहीं थी। तो अब जब ब्रिटिश की ज्यादा अटेंशन इंडिया की तरफ थी, तो अमेरिका के लीडर जॉर्ज वॉशिंगटन ने कुछ ही दिनों में अपनी आजादी की जंग जीत गए और इस तरह पहली बार अमेरिका एक आजाद कंट्री बनी। ब्रिटिश एम्पायर अमेरिका को तो खो चुकी थी, लेकिन इससे उनकी ताकत पर कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अमेरिका को खोने के बाद ब्रिटिश ने इंडियन लीडर टीपू सुल्तान को मार